हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज एवरीवन? कैसे सभी लोग? तो क्या सुन पा रहे हैं सब लोग मुझे? आर यू एबल टू सी मी? आर यू एबल टू हियर मी? आवाज़ आवाज़ आ रही है? वॉइस ओके? जल्दी से बताइए सब लोग। ऑडियो वीडियो ओके है? यस, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, तो लेक्चर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। और यहाँ पर आज की क्लास में देखो, मुश्किल है ये तीनों टॉपिक्स कर पाना, तो मुश्किल है जो स्पीड चलती है। तो फिर भी हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये और ये तो ख़त्म कर ही दें, फिर कल की क्लास में इसको निपटा देंगे। तो कल चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। कल की जो पहली क्लास होगी उसमें चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा और दूसरी क्लास में शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चालू हो जाएगा। ठीक है ना? है ना? तो कल की क्लास में ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, कल की पहली क्लास जो होगी उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो इन दोनों को कोशिश करते हैं आज खत्म करने की। फिर डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट और थर्मल स्ट्रेसेस ये कल खत्म करेंगे। ठीक, चलो, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो इफेक्ट ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग। तो यूनी एक्सियल लोडिंग में सबसे पहले देखते हैं प्रिज्मेटिक बार। ठीक है ना? यूनी एक्सियल का मतलब, एक्सियल का मतलब अलोंग द एक्सिस। ठीक है? तो अगर एक ही एक्सिस के अलोंग इस तरह से लोड लग रहा होगा, यूनी एक्सियल। अगर दो डायरेक्शन में, तो दो एक्सिस के अलोंग लग रहा होगा, बाई एक्सियल। और अगर तीनों एक्सिस के अलोंग लोड लग रहा होगा तो ट्राई एक्सियल। ठीक है ना? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलोंग लग रहा होगा तो ट्राई एक्सियल लोडिंग। ठीक है? तो इतना तो समझ में आ गया कि यूनी एक्सियल में बस एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा है। ठीक, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो सबसे पहला केस देखते हैं इसके अंदर, प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिज्मेटिक बार? कैन एनीवन टेल मी? ई, जी और के में डेरिवेशन करना है क्या? आता तो है नहीं। टेस्ट सिलेबस में इस वीक में जो भी कुछ पढ़ा है, अभी तो खैर ये वीक क्या, शुरुआत वाली वीक का भी मतलब चैप्टर 1 ये समझ लो, पूरा चैप्टर 1 आएगा टेस्ट के सिलेबस में। हाँ, तो प्रिज्मेटिक बार का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन सेम, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, कुछ भी क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, सेम कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। तो जैसे ये बीम है ना, ये बीम है, और इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन कैसे बोलोगे आप? क्रॉस सेक्शन यानी इस बीम को यहां से कट करें तो जो सेक्शन दिखाई देगा, जो पार्ट दिखाई देगा, वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बीम है। ठीक है? आई एम हैविंग दिस बीम, ये बीम है मेरे पास, और ये बीम ऐसे में इस तरह की दिखाई दे रही है। केवल क्या दिखाई दे रहा है? इसकी लंबाई दिखाई दे रही है, लेंथ दिखाई दे रही है, और इसकी हाइट दिखाई दे रही है। ठीक है ना? इस तरह से दिखाई दे रही है। तो डेप्थ और लेंथ ऑफ द बीम दिखाई दे रही है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन पता है क्या होगा? क्रॉस सेक्शन इसका ये होगा, दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन यहाँ पर। ठीक है ना? तो बीम का जो ये वाला एरिया होगा ना, दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। ठीक है ना? तो क्रॉस सेक्शन अगर कांस्टेंट है तो ये वाली बीम कैसी है? अगर ये बॉक्स देखूं तो यहां पर जितना क्रॉस सेक्शन होगा, जितनी विड्थ यहां पर है और जितनी डेप्थ यहां पर है ना, सेम विड्थ यहां पर होगी, सेम डेप्थ यहां पर होगी, सेम विड्थ यहां पर होगी, सेम डेप्थ यहां पर होगी। तो थ्रू आउट द लेंथ अलग अलग सेक्शंस में मैं देखूं कि क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, तो सेम ही क्रॉस सेक्शन आएगा, इतनी ही विड्थ आएगी और इतनी ही डेप्थ आएगी, सेम विड्थ एंड सेम डेप्थ। क्लियर है? तो ये हो जाएगी प्रिज्मेटिक बीम। चलो, बहुत ही अच्छी प्रिज्मेटिक बीम हो गई। कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो गया। प्रिज्मेटिक बार के ऊपर अगर यूनी एक्सियल लोड लगा दिया जाए तो क्या होगा? तो हमारे पास इस प्रिज्मेटिक बार में अलोंग द एक्सिस एक लोड एक्ट करा देते हैं। तो ये रही एक्सिस, ये रही एक्सिस, और इस एक्सिस के अलोंग एक लोड एक्ट करा दिया इस तरह से P। तो क्या होगा इसके साथ? क्या होगा इसका हश्र? हाँ, इसका हश्र होगा कि इसकी लेंथ चेंज होगी कुछ।
लेंथ विल इंक्रीज, ठीक है ना, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और साइड वाली जो लेंथ होंगी, साइड वाली डायमेंशंस ये रिड्यूस हो जाएंगी, ये इसका हश्र ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं है। सो देयर विल बी इंक्रीज इन लेंथ एंड डिक्रीज इन दीज। डेरिवेशन बेटा अब कल की क्लास में करा दूंगा, ठीक है, आपको इतना ही डेरिवेशन करना है, कल की क्लास में करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। किस किस के कौन कौन से डेरिवेशन कराने हैं आप लिस्ट दे देना, मेरे ग्रुप पे लिस्ट दे देना, वो सारे डेरिवेशन करा दूंगा, ठीक है। अभी अपन ये पढ़ लेते हैं, जो जो डेरिवेशन कराने सारे करा दूंगा, आप लिख देना, मैं सारे डेरिवेशन करा दूंगा, हालांकि किसी काम के नहीं है, लेकिन अब आपको इतना वो है तो कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, आप टेंशन मत लो। आगे चलते हैं, अभी के लिए हमें आगे आगे बढ़ लेने दो, आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो नहीं नहीं बिल्कुल कराएंगे, ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन का डेरिवेशन बिल्कुल कराएंगे। और अभी मत बताओ, ग्रुप पे ना सारी लिस्ट डाल देना, तो जितने भी डेरिवेशंस हैं आप जो बोलोगे वो सारे कराएंगे। ठीक है, जैसे अपन भगवान के मंदिर जाते हैं ना, मंदिर जाके अपन क्या बोलते हैं भगवान से, भगवान मुझे पास करा देना, भगवान मेरी सैलरी बढ़वा देना, भगवान मेरा ये हो जाए, भगवान उससे मेरी सेटिंग करा देना, है ना। ये सारी चीजें भगवान से मांग, भगवान को निर्देश देते रहते हैं, तुम ये करो, तुम ये करो। भगवान को जैसे पता नहीं है दुनिया कैसे चलानी है, ऐसे ही आप लोगों को मुझे पता नहीं है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, आप लोग मुझे बताते थे, ठीक है, मैं अब आपके हिसाब से करूंगा सब, कोई टेंशन नहीं। चलो, प्रिज्मेटिक बार है हमारे पास, प्रिज्मेटिक बार। तो इस प्रिज्मेटिक बार के ऊपर अगर एक्सियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है ना, इफ लोड इज एक्टिंग इन एक्सियल डायरेक्शन, तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ गई, यहाँ पर लेंथ बढ़ गई, ठीक है, और ये थिकनेस कम हो गई है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या हो जाएगा, हुक्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, है ना। तो अगर स्ट्रेन कैलकुलेट किया जाए, स्ट्रेन विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, कोई दिक्कत यहां तक। अब स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यहां पर जो चेंज इन लेंथ हुई थी, मान लो इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया, ओरिजिनल लेंथ थी हमारी एल, ठीक है ना, तो स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय एल, और स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां से हम ये कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। एक रिलेशनशिप तो ये आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज करते हैं। और ये डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई तो हम एक दो बार डिराइव भी कर चुके हैं। यहां पर डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, ये तो हम डिराइव कर चुके हैं ना कई बार, ठीक है। चलो, अब ये बताओ स्ट्रेन क्या होता है। अच्छा, अब इसमें ना एक काम और करते हैं, ठीक है, लेट अस डू वन थिंग, एक काम करते हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं। लेट अस डिफाइन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, ये हो गई एक्स डायरेक्शन, ये हो गई वाई डायरेक्शन, और ये हो गई जेड डायरेक्शन, ठीक है। एक्स वाई जेड डिफाइन कर दिया, लोड ऐड कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, है ना, तो स्ट्रेस आएगी एक्स डायरेक्शन में, इसकी वजह से स्ट्रेसेस विल बी इन एक्स डायरेक्शन, तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, पी अपॉन ए, ठीक है। लोड किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, है ना, तो P अपॉन ए, ये तो सिग्मा एक्स हो जाएगा। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, सिग्मा एक्स अपॉन ई, ये हो जाएगा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। बताओ इन दोनों चीजों में कोई दिक्कत है क्या, इन दोनों चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इन दीज टू थिंग्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आगे चलते हैं। राइट, अब जरा यहां पर ध्यान दो कि ये तो हुक्स लॉ का नतीजा है, ऐसे आ गया, ये हुक्स लॉ का नतीजा है। इसके साथ में अगर एक और चीज मिला दी जाए, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है,
फ्रॉम पॉइजन्स रेशियो। देखो, अब एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी तो ये तो एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था, लेकिन ये वाई डायरेक्शन में रिड्यूस कर रहा होगा ना, वाई डायरेक्शन में भी कुछ स्ट्रेन आ रही होगी, और जेड डायरेक्शन में भी रिड्यूस कर रहा होगा, जेड डायरेक्शन में भी कोई स्ट्रेन आ रही होगी। तो वो वाली जो स्ट्रेन है ना वो कैसे कैलकुलेट की जाएंगी? तो लेंथ की अलोंग या एक्सियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रही है और लेटरल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रही है, इन दोनों को रिलेट कौन करता है? पॉइजन्स रेशियो रिलेट करता है कि नहीं? है कि नहीं? तो जो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन और लेटरल डायरेक्शन की जो स्ट्रेन है ना, उनके उनको रिलेट करने वाला क्या है? पॉइजन्स रेशियो है। ठीक है, सो पॉइजन्स रेशियो रिलेट करता है। सो पॉइजन्स रेशियो हम लिख सकते हैं, पॉइजन्स रेशियो विल बी इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन एक्स, सॉरी एप्सिलॉन वाई हो जाएगा ना लेटरल स्ट्रेन, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और इसी को ही हम माइनस एप्सिलॉन जेड अपॉन एप्सिलॉन एक्स लिख सकते हैं। तो अगर आपको एप्सिलॉन वाई चाहिए, एप्सिलॉन वाई मतलब वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन चाहिए, या फिर आपको जेड डायरेक्शन का स्ट्रेन चाहिए, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी पॉइजन्स रेशियो की। ठीक है ना? तो यहां से पॉइजन्स रेशियो की हेल्प लेके एप्सिलॉन वाई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन एक्स, यानी कि इसको फर्दर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। एप्सिलॉन वाई को क्या लिख सकते हैं? माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई लिख सकते हैं। ठीक, और यहां से एप्सिलॉन जेड को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन जेड को लिख सकते हैं माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स। एप्सिलॉन जेड को क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स, और ये माइनस का था तो माइनस इधर पहुंचा सकते हैं, सो माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स लिख सकते हैं। और एप्सिलॉन एक्स हमको पता है सिग्मा एक्स अपॉन ई है, सो यहां से हमको मिल जाएगा एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो यहां से लीनियर स्ट्रेन तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, एप्सिलॉन एक्स क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स अपॉन ई। और जो दोनों लेटरल स्ट्रेन होंगे वो कितने कितने आ जाएंगे? माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई और माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, दोनों लेटरल स्ट्रेन बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। नेगेटिव साइन क्यों लगा? माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये यही तो फॉर्मूला होता है पॉइजन्स रेशियो का। देखो जरा लिखा है कि नहीं तुमने कॉपी में? वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस आ ही नहीं रहा, किसी ने नहीं कहा वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहा है। नो वन इज सेइंग स्ट्रेस इज कमिंग इन वाई डायरेक्शन। इस फॉर्मूला के लिए वही अजम्पशंस हैं जो हुक्स लॉ के अजम्पशंस हैं। हुक्स लॉ इज वैलिड, सो assumptions ऑफ हुक्स लॉ आर आल्सो वैलिड। बताओ कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी? अभी तक परेशानियां ही परेशानियां हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। सर म्यू क्या होता है, एप्सिलॉन वाई क्या होता है? पिंटू कुमार ने नहीं लिखा शायद। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, अगर मैंने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाई, अगर मैंने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो एक्स डायरेक्शन में तो डिफॉर्मेशन हो ही रहा है, साथ में वाई डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, और जेड डायरेक्शन में भी डिफॉर्म हो रहा है। और ये चीज तो हम कई बहुत लंबे टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं, हम डिस्कस करते आ रहे हैं ना कि यहाँ पर ऐसे कंप्रेशन लगा दिया तो इस डायरेक्शन में ये पिचक जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में साइड साइड से ये फूल जाएगा। ये तो कितने टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन अब इसका ये लेटरल डायरेक्शंस में कितना एलोंगेट हो जाएगा या कितना कंप्रेस हो जाएगा, ये हमको यहां से फॉर्मूला सीधे सीधे मिल गया। मतलब अब एक्चुअल वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। लेटरल स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस कहां से आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना, उसी डायरेक्शन में ही स्ट्रेस आ रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए।
लास्ट के दो लाइन समझा दें। एप्सिलॉन वाई यहां से आ जाएगा, एप्सिलॉन वाई इस वाले पार्ट से देखो, एप्सिलॉन वाई कितना आ रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस साइन यहां पहुंचा दिया, यही नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक है। और फिर म्यू इज इक्वल टू इतने पार्ट को कर दो तो सेम प्रोसेस से ये आ जाएगा एप्सिलॉन जेड। ठीक है ना? अब यहां पर दोनों जगह एप्सिलॉन एक्स आ रहा है, एप्सिलॉन एक्स की ये वाली वैल्यू यहां पहुंचा दो। नोट करो लो, जल्दी नोट कर लो। डन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इफेक्ट ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग में प्रिज्मेटिक बार, ये तो देख लिया हमने। ठीक है, प्रिज्मेटिक बार के लिए क्या क्या चीजें आई, एक मिनट। अब यहां पर एक कंक्लूजन आप ये भी लिख सकते हो, क्या कि आपको ये तो पता चल गया कि इस वाले केस के लिए जो लेटरल स्ट्रेन्स आ रही हैं क्या है, एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। ठीक है, और एक्सियल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन कितनी आ रही है, एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई। ठीक है, यानी कि तीनों की तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रही हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, इट मीन्स एक्सियल स्ट्रेस प्रोड्यूसेस, एक्सियल स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं वन डायमेंशनल स्ट्रेस, वन डी स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रही है या एक ही डायमेंशन में, एक्स की डायमेंशन में एक्ट हो रही है स्ट्रेस, है ना? स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस प्रोड्यूसेस ट्राई एक्सियल स्ट्रेन, ट्राई एक्सियल स्ट्रेन यानी 3D स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लग रही थी, सिर्फ एक डायरेक्शन में। स्ट्रेन किस डायरेक्शन में आ रहा है, तीनों। वाई एंड जेड डायरेक्शन में ठीक है, तुम लगा दो स्ट्रेस, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो नहीं लगा रहा। ठीक है, कैसे आई स्ट्रेस, वाई और जेड में कैसे आई स्ट्रेस? चलो आगे चलते हैं।
अब देखते हैं सेकंड केस, स्टेप्ड बार। स्टेप्ड बार, वाई एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन जेड। एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड बराबर क्यों हो जाएंगे? लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स ही है ना। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जब एप्सिलॉन वाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कुछ और हो गई, और जब एप्सिलॉन जेड कैलकुलेट कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कुछ और हो गई। ठीक है, ना ही म्यू चेंज हो जाएगा। जब म्यू चेंज नहीं हो रहा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज नहीं हो रहा, तो लेटरल स्ट्रेन क्यों चेंज हो जाएगा? टोटल इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स अगर ओनली होमोजीनियस या ओनली आइसोट्रोपिक के लिए डिफाइन होते हैं, क्वेश्चन मार्क, तुम अपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका मतलब समझाओ। टोटल इंडिपेंडेंट कांस्टेंट अगर ओनली होमोजीनियस या ओनली आइसोट्रोपिक के लिए डिफाइन होते हैं, क्वेश्चन मार्क। 25 बार तुम यही सवाल पूछ चुके हो, कम से कम थोड़ा कॉमन सेंस तो रखो कि तुम पूछ क्या रहे हो, पूछना तो सीख लो। समझ में नहीं आती बातें वो अलग बात है, क्वेश्चन तो पूछना सीखो पहले कि पूछना क्या चाह रहे हो। चलो स्टेप्ड बार। अब हमारे पास एक तरह से एक इस तरह का स्टेप्ड बार है, ये वाला क्रॉस सेक्शन अलग, ठीक है, और ये वाला पार्ट अलग, ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं। और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने फोर्स अप्लाई की। ठीक है, सो फोर्स लोड पी इज एक्टिंग लाइक दिस। अब जैसे यहां पर हमने ना डेल्टा कैलकुलेट किया था ना, पी एल अपॉन ए, तो यहां पर डेल्टा टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा? तो मान लेते हैं ये पहला बार है, दिस इज फर्स्ट बार, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, पहला बार दूसरा बार, है ना। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इसकी लेंथ L1, इसका यंग्स मॉडुलस मान लो अलग अलग है। ठीक है, ये अलग मटेरियल का बना है, ये अलग मटेरियल का बना है, तो अलग अलग मटेरियल का बना है तो अलग अलग कलर का भी बना देते हैं, तो दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हैं। ठीक है ना, तो ये किसी और मटेरियल का बार है, ये किसी और मटेरियल का बार है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट अस से A2, इसका क्रॉस सेक्शन, इसकी लेंथ L2 और इसका यंग्स मॉडुलस E2। ठीक है, चलो अब टोटल डिफ्लेक्शन अगर इसका देखना है, टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, है ना। तो इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 और इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा 2। ठीक है, टोटल डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा, है ना। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है ना, अब यहां से अगर हमने फोर्स अप्लाई की, इसको खींचा, तो ये थोड़ा सा एलोंगेट होगा, इसकी इसकी लेंथ में चेंज कितना आएगा? डेल्टा 1। इसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा? डेल्टा 2। तो टोटल इसके बार की, ये वाला जो पूरा स्टेप्ड बार है, इसकी टोटल लेंथ में कितना चेंज आएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 आ जाएगा, है ना। हर्ष तुम क्या पूछना, नहीं नंबर इंडिपेंडेंट टर्म्स इन आइसोट्रोपिक नहीं था, क्या पूछ रहे हो बेटा? मतलब मैंने ऐसा ये वाला डाउट आज तक नहीं देखा जो तुम पूछ रहे हो। जाने कहाँ से तुम नए डाउट पैदा कर रहे हो। डाउट सेक्शन में भी डालोगे तो कम से कम पूछना तो आना चाहिए, जिससे तुम पूछोगे उसको समझ में तो आना चाहिए तुम पूछ क्या रहे हो। तुमको खुद भी समझ में आ रहा है तुम पूछ क्या रहे हो। पॉइजन्स रेशियो से हमें पता क्या चलता है?
पॉइजन्स रेशियो से ये पता चलता है, अरे यार, पॉइजन्स रेशियो से ये पता चलता है कि ये वाला जो यहाँ पर स्ट्रेन हुआ और यहाँ पर जो स्ट्रेन हुआ ना, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो पॉइजन्स रेशियो से पता चलता है। फॉर्मूला खुद बता रहा है कि पॉइजन्स रेशियो खुद चीख चीख के बता रहा है कि मैं किन दो चीजों को रिलेट कर रहा हूं। आगे बढ़ना है। एक मिनट ना, जस्ट अ मिनट। अभी चैट बंद कर दी है, ठीक है। अब ये टॉपिक हो जाने दो, फिर इसके बाद थोड़ा सा सोचना कि तुमको क्या पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया वो पूछना, ठीक है। फालतू के कमेंट्स मत करना, अभी कमेंट बंद कर दिए मैंने, ठीक है। अब टोटल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्लेक्शन और इसका डिफ्लेक्शन ये दोनों ऐड कर देने पड़ेंगे। जब ये दोनों के डिफ्लेक्शन ऐड हो जाएंगे तो हमको मिल जाएगा कि टोटल डिफ्लेक्शन इस बार का कितना हुआ, व्हाट इज द टोटल डिफ्लेक्शन। अब डेल्टा वन, डेल्टा का फॉर्मूला होता है पीएल अपॉन ए, डेल्टा का फॉर्मूला है पीएल अपॉन ए, यानी डेल्टा वन, इस वाले बार का जब डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो इस वाले बार की फोर्स, इस वाले बार की लेंथ, इस वाले बार का एरिया, इस वाले बार का यंग्स मॉडुलस यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, P1, इस वाले बार की सारी टर्म्स आ जाएंगी पीएल अपॉन ए, ठीक है। ये आ जाएगा P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस डेल्टा टू, इस वाले बार का डिफ्लेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, P2 L2 अपॉन A2 E2, ठीक है ना। अब इस वाले बार को अगर अपन देखें, इसको अगर हम देखें तो हमको क्या दिखाई देगा कि यहां पर जितनी फोर्स आ रही है, यहां पर जितनी फोर्स आ रही है, सब बराबर है। अगर इस सेक्शन पर फोर्स देखनी है तो इसके इस तरफ की सारी फोर्स कितनी हो जाएंगी, पी के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर पी फोर्स आ रही है, ठीक है। यहां पर सेक्शन कट करके देख लो, यहां पर भी पी फोर्स। तो पूरे के पूरे बीम के अंदर हर जगह पर पी फोर्स ही है। तो इस वाले बार के अंदर भी पी फोर्स है, इस वाले बार के अंदर भी पी फोर्स है। तो P1 और P2 दोनों को रिप्लेस करके हम P लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा PL1 अपॉन A1 E1 प्लस ये हो जाएगा PL2 अपॉन A2 E2। तो यहां पर टोटल डिफ्लेक्शन जो आ जाएगा, ये आ जाएगा, P कॉमन आ जाएगा, L1 अपॉन A1 E1 प्लस L2 अपॉन A2 E2, ठीक है। अब ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया आपको, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको कि दो बार हैं, है ना। स्टेप्ड बार है लेकिन इसके दो हिस्से हैं। तीन हिस्से होते तो क्या हो जाता, तीसरे वाले का भी डिफ्लेक्शन ऐड कर देते। चार हिस्से होते तो चौथे का भी ऐड कर देते। 50 हिस्से होते तो 50 का भी ऐड कर देते, सबका ऐड करके निकाल देते, ठीक है। क्लियर है। चलो अब आप पूछो कि आपके क्या डाउट्स हैं, एनी डाउट्स, ये वाले पार्ट में कोई डाउट है, पूछो जल्दी से। कोई डाउट है तो क्लियर करते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सब, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही चैट सेक्शन बंद करना पड़ेगा बीच बीच में, वरना ना तुम पढ़ पाओगे ना किसी और को पढ़ने दोगे। आत्मघाती हैं ये सब चीजें। हाँ, प्रिज्मेटिक वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दो, तुम एक बार वीडियो देख लेना। चलो नेक्स्ट, सिलिंड्रिकल टेपरिंग बार।
सिलिंड्रिकल टेपरिंग बार, फिर से कमेंट बंद कर रहा हूं ताकि तुम लोगों का जो ध्यान है वो कमेंट करने पे या कमेंट पढ़ने में ना जाए, आप लोगों का ध्यान जाए, आप लोगों का ध्यान सिर्फ पढ़ाई में जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, हमारे पास है सिलिंड्रिकल टेपरिंग बार। तो सिलिंड्रिकल टेपरिंग बार कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। सिलिंड्रिकल टेपरिंग बार कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो क्रॉस सेक्शन इसका है सिलिंड्रिकल, और ये टेपर कर रहा है। टेपर का मतलब आप जानते हो, यहां पर फोर्स एक्ट कर रही है पी, यहां पर फोर्स एक्ट कर रही है पी। टेपर करने का मतलब होता है कि एक जगह कम चौड़ा, एक जगह ज्यादा चौड़ा, ठीक है ना। तो है तो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, तो इसको सिलिंड्रिकल, लेकिन फिर भी ये टेपर करता जा रहा है ना। कांस्टेंट सिलिंड्रिकल नहीं है, टेपरिंग करता हुआ सिलेंडर है। तो यहाँ पर डायमीटर अलग है, यहाँ पर डायमीटर अलग है, दोनों जगह पर डायमीटर डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो डायमीटर है, लेट अस से दिस डायमीटर इज D1, ये वाला जो डायमीटर है ये D1 है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो डायमीटर है, लेट अस से दिस डायमीटर इज D2, ये डायमीटर आपका D2 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये पी फोर्स ऊपर नीचे एक्ट कर रही है ना। अब इसका जो फॉर्मूला आएगा डिफ्लेक्शन का, डेल्टा, डेल्टा विल बी इक्वल टू 4PL अपॉन पाई D1 D2, 4PL अपॉन पाई D1 D2 E। ये आ जाएगा आपका इसका फॉर्मूला, क्लियर है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो आप, याद करने की टेक्निक है, देखो रफ में बता रहा हूं, रफ में, है ना। रफ में याद करने की एक छोटी सी टेक्निक, वैसे डेल्टा क्या होता है, PL अपॉन AE, ठीक है ना। अगर सिलिंड्रिकल रोड होती प्रिज्मेटिक, यानी यहां पर भी डायमीटर D और यहां पर भी डायमीटर D, तो इसके लिए क्या हो जाता, PL अपॉन एरिया क्या हो जाता, π/4 D² इंटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता PL अपॉन 4PL अपॉन पाई D²E, ठीक है ना। यहां पर जब दोनों डायमीटर कांस्टेंट है, सेम है डायमीटर, लेकिन यहां पर क्या है, इस केस में डायमीटर अलग अलग है, तो D² की जगह क्या हो गया, D1 और D2, ये हो गया, बाकी तो सेम है ना। तो इस तरह से आप ट्रिक याद कर सकते हो, रिमेंबर, याद रखने की ये ट्रिक है, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, देयर शुड बी नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। टेपरिंग बार है ना, यहाँ पर डायमीटर D1 है, यहाँ पर डायमीटर D2 है, इसको जब पुल किया तो इस फोर्स की वजह से इसके अंदर चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर L क्या है, L भी लिख देते हैं, L इज द लेंथ ऑफ दिस, इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है। तो इतना डिफ्लेक्शन आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक मिनट रुकना।
अब देखते हैं कौन सा केस था, ये थर्ड था। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस, डिफ्लेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार। डिफ्लेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार। तो हमारे पास एक बार है, टेपर कर रहा है। तो अगर बार टेपरिंग बार होगा हमारे पास तो किस तरह का होगा? टेपरिंग बार विल बी, एक मिनट, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार है। मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है और ये टेपर कर रहा है। क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर, है ना? यहां पर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, यहां पर भी नीचे भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है, एंड इट इज टेपरिंग। ठीक है, यहां पर हमने फोर्स P अप्लाई की, यहां पर फोर्स P अप्लाई की। इसकी जो टोटल लेंथ है, दैट लेंथ इज L, लेंथ इज L। और ये जो मोटाई है ना, इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस है T, T थिकनेस है। यहां पर जो विड्थ है ना, विड्थ, विड्थ इज B1, और यहां पर जो विड्थ है ये है B2। ठीक है, तो ये इसकी सारी डायमेंशन है। यहाँ की विड्थ B1 और थिकनेस T, तो B1 इंटू टी क्या हो जाएगा? B1 इंटू टी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा यहाँ पर, और B2 इंटू टी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा यहाँ पर। ये रही लेंथ और फोर्स लग रही है P। तो इस फोर्स की वजह से इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा PL LN B2 अपॉन B1, B2 अपॉन B1 अपॉन पाई T B2 माइनस B1। डायग्राम में कैपिटल है तो यहां भी कैपिटल ही लिख देते हैं। पाई, पाई नहीं है, सॉरी, ET है, नॉट पाई टी, इट इज ET। ठीक है ना? चलो, कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ln का मतलब पता है आपको? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ln का मतलब क्या होता है? ये ln की क्या वैल्यू रखेंगे यहां पर? ऐसा किसी के मन में डाउट आ रहा है क्या? अच्छा, ln B2 अपॉन B1 को क्या लिख सकते हैं? ln B2 अपॉन B1 को ln B2 माइनस ln B1, ठीक है, डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इनटू थिकनेस, ये हो जाएगा B2 माइनस B1। ठीक है, तो अगर जो भी याद करने में आसान पड़े आपको, वो वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो। ठीक है, सर्कुलर टेपरिंग बार का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये किसने कहा तुमको? हम सारी डेरिवेशन करा देंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। हाँ, लॉग टू द बेस ई, ये हो जाएगा ln, नेचुरल लॉग कहते हैं इसको। बिल्कुल सही बात है, डेरिवेशन सारे करा देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, आपके डेरिवेशंस करा देंगे, कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो है ना, वो कन्वेंशनल वाले नहीं है। डेरिवेशन बस कन्वेंशनल के लिए ही इंपॉर्टेंट है। लॉग कैसे आया इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि लॉग कैसे आया। ठीक है, इसके डेरिवेशन में आएगा। तो आप
फॉर्मूला याद करो बस, है ना। कितने परसेंट बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो कि सिर्फ कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हो कि सर डेरिवेशन कराओ, आपका पहले प्री क्लियर हो गया क्या? डेरिवेशन वाली चीजें तो प्री के बाद की काम की है ना, कि आपका मेंस में जाना है। आपकी जो हरकतें लग रही हैं, आपको प्री क्लियर करने का चांस ही नहीं लग रहा, जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हो। ठीक है, पहले हरकतें तो करो उस तरह की कि प्री क्लियर कर लो, पहले प्री क्लियर कर लो, फिर डेरिवेशन तो वगैरह सब करा देंगे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाले पेपर को ही टारगेट कर रहे हैं ना। डेरिवेशन से तुमको समझ में, अच्छा ये वाला फॉर्मूला ना, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा एग्जाम में आता नहीं है, इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर भी लिख लिया हमने, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखो आगे चलते हैं। देखो ये वाली जो प्रॉब्लम थी ना, वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट थी सारी की सारी। स्टैटिकली डिटर्मिनेट मतलब, स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि अगर आप सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके उसको पूरा एनालाइज कर सकते हो तो वो हो जाएगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम। और अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अकेली काफी नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो वो हो जाएगी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम। अभी तक जो देखा था, इक्विलिब्रियम इक्वेशन काफी थी इनको डिटरमाइन करने के लिए, हमने कोई कंपेटिबिलिटी कंडीशन वगैरह नहीं रखी, है ना। यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, पूरे के पूरे बार में फोर्स की वैल्यू हमको पता है। जब आपको फोर्स की वैल्यू पता है तब आप डिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट कर पाओगे, और तब आप सपोर्ट रिएक्शन भी कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन पी ही आ रही होगी, जितनी फोर्स आ रही है उतनी ही सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये कैसा था? डिटर्मिनेट था। अगर पूरे के पूरे मेंबर में हर जगह पर फोर्स पता है तो ये डिटर्मिनेट है ना। ये वाले पार्ट में भी सारे के सारे मेंबर के अंदर फोर्स पता है, तो भी ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। अच्छा मान लो यहां पर फोर्स में लगा देता P1 और यहां पर मैं फोर्स लगा देता P2, तब क्या ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता या इनडिटर्मिनेट हो जाता? तब भी ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट ही होता। पूछो कैसे स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता? यहां पर क्रॉस सेक्शन रखा और इस क्रॉस सेक्शन पे मैं यहां से फोर्स का सम कर दे रहा हूं, मुझे पता चल गया कि इस वाले पार्ट में फोर्स है P1 और यहां से यहां तक पूरे में फोर्स P1 ही रहने वाली है। ठीक है, मैंने यहां पर क्रॉस सेक्शन कट किया, जब इस जगह पर क्रॉस सेक्शन कट किया तो मैंने देखा कि ये वाले फोर्स P1 टेंशन जा रहा है और ये वाला फोर्स P2 कंप्रेशन दे रहा है। तो इस वाले सेक्शन पे जो फोर्स आ जाएगी मेरी, वो आ जाएगी P1 माइनस P2। समझ में आ गया? तो इस वाले पार्ट के अंदर है फोर्स P1 और इस वाले पार्ट के अंदर है P1 माइनस P2। ठीक है, तो यानी कि ये भी स्टैटिकली डिटर्मिनेट था, ये भी स्टैटिकली डिटर्मिनेट था। ठीक है, अब टेपरिंग बार में यहां पर हर जगह पर फोर्स सेम है ना। इसमें भी टेपरिंग बार में यहां पर भी फोर्स सेम है। ये सारे के सारे स्टैटिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स थी। अब हम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। कितने केस हो गए हमारे? 4 केस हो गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट केसेस। ठीक है ना। तो अभी चलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट केसेस। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट केसेस किस तरह के होंगे? इसके अंदर भी केस 1 कर देते हैं। फिफ्थ के अंदर पहला केस। ठीक है, पहला केस सीरीज कनेक्शंस ऑफ बार्स। सीरीज कनेक्शंस ऑफ बार्स। ठीक है, तो 2 बार है हमारे पास, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। ठीक है, इस तरह से 2 बार हैं और ये दोनों बार
दोनों जगह पर सपोर्ट है, दोनों जगह पर फिक्स सपोर्ट है ना, और इन दोनों के जंक्शन पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, लेट अस से पी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मान लिया, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, ठीक। इस वाले बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, इस वाले बार का चलो क्रॉस सेक्शनल एरिया ना अलग अलग कर देते हैं, लेट अस से क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, लेंथ L1 और यंग्स मॉडुलस E1। इस वाले बार के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, लेंथ L2 और यंग्स मॉडुलस E2, है ना। तो एरिया अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दोनों का अलग अलग हो गया, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग, ठीक है ना। तो ये वाला बताओ कि ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। वैसे लिख तो दिया स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, पर आपको समझ में आ रहा है कि ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट क्यों है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट समझ में आ रहा है। अभी देखो हरी बत्ती जल गई है, यानी चैट आप कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करो जरा बताओ। इनडिटर्मिनेट है, पीएसयू होगा इस सिलेबस में। अरे महाराज पढ़ लो यार, दुनिया भरी की बातें करनी है पढ़ाई के सिवा। अच्छा यहां पर कुछ बच्चों ने लिखा है 6 - 3 = 3, तो वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है 6 - 3 = 3। प्लीज रिपीट बताएं, क्या चीज रिपीट बताएं। तो चैट बंदी रहने देते हैं, वही ज्यादा सही है, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखो, ये वाले सपोर्ट पर कोई फोर्स आ रही होगी, कुछ फोर्स जनरेट हो रही होगी, ये वाले सपोर्ट पर भी कुछ फोर्स जनरेट हो रही होगी। पहले क्या था, पहले क्या था कि यहां पर फोर्स लगी पी, ठीक है ना, या फिर इसके साथ में एक और बार कनेक्ट था, इसके साथ में एक और बार कनेक्ट था, है ना। अब यहां पर कितनी फोर्स है, इस वाले सेक्शन पर कितनी फोर्स आ रही होगी, पी ही आ रही है। इस वाले सेक्शन पर कितनी फोर्स आ रही होगी, पी ही आ रही है। यहां पर जो सपोर्ट है वो कितनी रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला सपोर्ट जो रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा वो पी के बराबर ही सपोर्ट रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। क्यों, अगर ये पी के बराबर ही सपोर्ट रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है तभी ये इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पर हमको सपोर्ट रिएक्शन भी पता है, और इस वाले पार्ट में कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, इस वाले पार्ट में कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, वो पूरे में सब कुछ पता है। क्लियर है ना, ये सब कुछ पता है। कैसे पता, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 से बेसिकली ना, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर यहां पर सेक्शन कट कर दें और इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो यहां पर अगर फोर्स पी एक्ट कर रही है तो इस फ्री बॉडी डायग्राम को, इतने हिस्से को स्टेबल रहने के लिए यहां पर भी फोर्स पी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इससे हमें पूरे के पूरे बार के अंदर पता है कितनी फोर्स है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज हो रही है, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, उससे सब पता चल जा रहा है इस बार के बारे में, पूरी जन्म कुंडली निकल जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बार आ गया, तब आप बताओ यहां पर सपोर्ट रिएक्शन कितनी होगी, यहां पर सपोर्ट रिएक्शन कितनी होगी, क्या पता चल पा रही है। समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करो, तो इन दोनों जगह पर सपोर्ट रिएक्शंस कितनी होंगी ये हमें पता नहीं चल पा रही है। और अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं सर पहले जैसे ही पता चल पा रही होगी, आप हमें गुमराह कर रहे हो सकता है पता चल रही हो लेकिन आप हमें बताना नहीं चाह रहे, तो चलो देख लेते हैं कि ये पता चल पा रही है कि नहीं पता चल पा रही है सपोर्ट रिएक्शन। क्या आपको लगता है कि दोनों सपोर्ट पर बराबर बराबर रिएक्शन आएगी, कितनी कितनी रिएक्शन आएगी, कह सकते हैं क्या कि दोनों सपोर्ट पर बराबर रिएक्शन आ रही है, एक पर ज्यादा एक पर कम आ रही है, ऐसे कुछ कह सकते हैं क्या। तो एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से फोर्स लग रही है वो तो यहां पर लग रही है पी फोर्स, चलो ठीक है ये पी फोर्स लगा दी, है ना। अब ये वाला जो सपोर्ट था यहां पर फोर्स कितनी लग रही है, मान लो ये पी सी लग रही है, और यहां पर सब फोर्स लग रही है पी ए, ठीक है ना। क्या पी सी और पी ए बराबर बराबर होंगे, कैसे कह सकते हैं अभी से नहीं कह सकते, है ना। तो अगर यहां पर फोर्स अलग है
और ये फोर्स अलग है। तो अगर यहां पर हम देखेंगे कि इस वाले पार्ट में कितनी फोर्स आ रही है, तो इस वाले पार्ट में पीसी के बराबर फोर्स आ रही है, और इस वाले पार्ट में कितनी फोर्स आ रही है, तो यहां से देख सकते हैं इस वाले पार्ट में पीए के बराबर फोर्स आ रही है। तो इस वाले पार्ट में अलग फोर्स आ रही है और इस वाले पार्ट में अलग फोर्स आ रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस आर कमिंग। और इन दोनों वैल्यूज, दोनों की वैल्यूज पता नहीं है, पता नहीं है क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट रिएक्शन है ना, ये दोनों अननोन है। अभी हमको नहीं पता ना कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट है वो कितनी रिएक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमको नहीं पता है अभी। तो इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए चलो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगी? पी ए प्लस पी सी इज इक्वल टू पी, पी ए प्लस पी सी इज इक्वल टू पी। कैसे हो जाएगी? पी किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में। तो जितना ये इस डायरेक्शन में धकेल रहा है और ये दोनों जितना इस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, दोनों बराबर बराबर होंगे तभी ये रुका रहेगा, है कि नहीं है? पी जितना इस डायरेक्शन में धकेल रहा है इस बार को, ठीक है, और पी ए और पी सी मिलके इस बार को जितना धकेल रहे हैं, दोनों बराबर होंगे। तो पी ए प्लस पी सी पी के बराबर हो जाएगा, तभी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखे हुए हैं, है ना। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई। अब इस एक इक्वेशन से, और दो वेरिएबल हैं, इससे क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इसको? वी आर हैविंग जस्ट ओनली वन इक्वेशन, क्या सॉल्व कर सकते हैं? आप बताओ, और क्या सजेशन आपका कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास बस एक ही है। यहां पर समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो लगा सकते हैं क्या? वाई डायरेक्शन में ना तो कोई फोर्स है ना कोई रिएक्शन है, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, रिएक्शन नहीं है, वाई डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो लगाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मोमेंट इक्विलिब्रियम, ये सारी की सारी सेंट्रोइड से पास कर रही हैं फोर्सेस, किसी का भी कोई भी मोमेंट भी नहीं आ रहा है, मोमेंट भी नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, समीशन मोमेंट लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अकेली समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो से एक इक्वेशन मिल रही है, समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो करने से सिर्फ एक इक्वेशन मिल रही है, ठीक है, वो इक्वेशन हमने लिख दी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे जा रहे हैं बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा है अभी, अभी फॉर्मूला तो आने वाला है, हम तो डिराइव करने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, तुम पीडीएफ से पढ़ लेना रामदास, ठीक है। तो एक चीज ये समझ में आ गई, पी ए प्लस पी सी इज इक्वल टू पी, ठीक है। तुमको समझ में क्या नहीं आ रहा रामदास, ये बताओ, क्या चीज समझ में नहीं आ रही? इनका डेरिवेशन चाहिए तुमको, इनका डेरिवेशन, इनके डेरिवेशन का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, तुम्हें डेरिवेशन करवा भी देंगे ना तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तब भी नील बटे सन्नाटा रहोगे। इसीलिए इनका फॉर्मूला याद कर लो, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना तुमको आता है? इंटीग्रेशन ही नहीं आता होगा तुमको, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट कंपैटिबिलिटी कंडीशन, दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे पता चली? इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे पता चली? समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम ही तो है, ठीक है। अब कंपैटिबिलिटी कंडीशन लानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी हमें कंपैटिबिलिटी कंडीशन, ठीक है ना। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन कैसे पता चलेगी? सपोर्ट ए और सपोर्ट सी के बीच में, ये दोनों सपोर्ट हैं, ठीक है ना, एक तो रहा सपोर्ट सी और एक रहा सपोर्ट ए, इन दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा क्या? इन दोनों सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा चेंज, ठीक है ना। तो यहां पर हमने जब पी फोर्स लगा दी तो इन दोनों सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर इस पी की वजह से इस बार की लेंथ बढ़ रही है, बढ़ेगी ही, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द सेक्शन जा रहा है ना, है ना, अवे फ्रॉम द सेक्शन जा रहा है, तो ये फोर्स अवे फ्रॉम द सेक्शन जा रही है तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, और ये टुवर्ड्स द सेक्शन जा रही है, इसमें कंप्रेसिव आ रहा होगा तो इसकी लेंथ घटेगी। तो जितनी लेंथ इसकी बढ़ गई, ये वाले पॉइंट्स फिक्स्ड हैं, ठीक है ना। ए पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिल रहा, सी पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिल रहा। तो आप ये देखो, यहां पर देख के आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये वाला बार अपनी जगह से जितना बढ़ गया, पीक ये वाले पॉइंट की, ये वाले बार की तो लेंथ उतनी ही कम हुई है कि कुछ और ज्यादा?
है ना। इस वाले बार की लंबाई जितनी बड़ी, मान लो 5 mm बढ़ी, तो इसकी भी तो लंबाई 5 mm कम होगी। जितना ये बढ़ रहा है उतना ये पीला वाला कम हो रहा है ना। ब्लू वाला जितना बढ़ रहा है येलो वाला उतना कम हो रहा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो स्ट्रेन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0, या टोटल डिफॉर्मेशन विल बी इक्वल टू 0। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या मिलेगी? कंपैटिबिलिटी कंडीशन है हमारे पास टोटल डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू 0, टोटल चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू 0। तो पूरा का पूरा जो ओवरऑल चेंज इन लेंथ आएगा ना, पूरा का पूरा जो चेंज इन लेंथ आएगा वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। अब इस वाले बार की चेंज इन लेंथ है मान लो Δ1, और इस वाले बार का चेंज इन लेंथ है मान लो Δ2। तो इस बार की चेंज इन लेंथ प्लस इस बार का चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। ये कंपैटिबिलिटी कंडीशन किस किस को समझ में आ गई? ये कंपैटिबिलिटी कंडीशन समझ में आ गई। सो दिस इज द कंपैटिबिलिटी कंडीशन। तो एक कंडीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दूसरी कंडीशन यहां पर है हमारे पास कंपैटिबिलिटी कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम और कंपैटिबिलिटी ये दोनों समझ में आ गई हैं। टोटल डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सो Δ1 प्लस Δ2 विल बी इक्वल टू 0। अब Δ1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले वाले बार में कितनी फोर्स है? P1 L1 अपॉन A1 E1। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 विल बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये दो एक कंडीशन से, अच्छा पी ए और पी सी लिखा था हमने। अच्छा यहां पर इस वाले बार के अंदर जो फोर्स आ रही होगी, इस वाले बार के अंदर P1 फोर्स किसके बराबर होगी? ये पी ए के बराबर होगी। इस वाले बार के अंदर जो P2 फोर्स आ रही होगी ये किसके बराबर होगी? ये माइनस पी सी के बराबर होगी। ये भी समझने वाली बात है, ये भी समझने वाली बात है कि इस वाले बार के अंदर जो P1 फोर्स आ रही है ये PA के बराबर है, और इस वाले बार के अंदर जो फोर्स P2 आ रही है ये माइनस PC के बराबर है। दोनों सपोर्ट्स हैं तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा और इसका भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहां पर फोर्स लगा दी है तो इस वाले बार की तो लेंथ बढ़ कम ज्यादा हो सकती है, ये वाला पॉइंट तो इधर उधर जा सकता है, ओवरऑल ये दोनों यहीं फिक्स रहेंगे। तो ये इसकी लेंथ बढ़ सकती है और इसकी लेंथ कम हो सकती है। ए बी की लेंथ इंक्रीज हो सकती है, बी सी की लेंथ कम हो सकती है, टोटल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो P1 एंड P2 कैसे फाइंड किए ये बताते हैं। P1 इस वाले बार के अंदर फोर्स है, यहां पर हमने सेक्शन रखा, और जब यहां पर सेक्शन रखा तो देखा कि इसके इस तरफ से जो भी सारी फोर्सेज हैं उनका समेशन कर दिया। कितनी फोर्सेज हैं? पीए फोर्स है, और पीए फोर्स कैसी है? टेंसाइल फोर्स है। उसका समेशन कर दिया, पीए के बराबर ही आ गया। P1 पीए के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? सब लोग सुनो, यहां पर सेक्शन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन लिया हमने। इस वाले सेक्शन पर अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो या तो राइट साइड से सारी फोर्सेस का समेशन कर दें या लेफ्ट साइड से सारी फोर्सेस का समेशन कर दें। मैं भी लेफ्ट साइड से कर रहा हूं, तो लेफ्ट साइड में मुझे बस एक फोर्स दिखाई दे रही है। कौन सी दिखाई दे रही है? पीए दिखाई दे रही है। तो इस वाले बार के अंदर पीए आ जाएगी, और पीए जो है सेक्शन से दूर जा रही है यानी सेक्शन को खींच रही है, इसका मतलब ये टेंसाइल हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है? तो P में हो गई है टेंशन, टेंसाइल फोर्स। तो ये जो P1 आ जाएगी PA की वजह से, मतलब यहां पर टेंशन आ रही है, PA की वजह से इसके अंदर टेंशन फोर्स आ रही है, एक्सियल टेंशन आ रही है। तो इस वाले बार के अंदर प्लस PA फोर्स हो जाएगी। क्लियर? सबको इतना क्लियर है?
कि इस वाले बार के अंदर प्लस पीए फोर्स आ गई है। इतना क्लियर कर लो पहले, फिर आगे चलते हैं। और तुम लोग दूसरी जगहों पे और मत भटका करो, जब पढ़ रहे हो ना तो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है? इसीलिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत वीक रहते हैं, तुम कुछ तो भी दिमाग में चलता रहता है, कंसंट्रेशन ही नहीं है, यानी क्या तुम सोचते रहते हो, ठीक है? दूसरी दूसरी बातें सोचते हो। अब देखो यहां पर ये वाले क्रॉस सेक्शन पर देखते हैं। इस वाले बार के अंदर अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है तो ये वाले बार के अंदर कहीं भी कोई भी जनरल क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। अब इस क्रॉस सेक्शन पे सारी की सारी फोर्सेस या तो लेफ्ट वाली साइड से सम कर देते हैं या राइट से सम कर देते हैं। राइट से सम कर रहे हैं, राइट से देख रहे हैं तो पीसी इस तरफ एक्ट हो रहा है ऐसे, तो पीसी क्या दे रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन दे रहा है। तो P2 जो इसके अंदर जो फोर्स आ रही है वो माइनस पीसी के बराबर आ रही है, नेगेटिव ऑफ कंप्रेशन आ रही है, ठीक है? ये माइनस पीसी आ रही है, तो कंप्रेशन आ रही है इसीलिए ये माइनस हो गई, यहां पर टेंशन आ रही है इसीलिए ये, ठीक है? अब देखो ये दोनों बातें समझ में आ गई, इसके अंदर कंप्रेशन, इसके अंदर टेंशन, समझ में आ गया? तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं P1 की जगह PA L1 अपॉन A1 E1 माइनस PC L2 अपॉन A2 E2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये लिख सकते हैं। अब यहां पर इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है? कंपैटिबिलिटी से आई थी ये, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और हमारे पास इक्वेशन 1 कैसी है, PA प्लस PC इज इक्वल टू P। अब PA की जगह हम P माइनस PC रख सकते हैं, PA की जगह P माइनस PC रख सकते हैं, या PC की जगह P माइनस PA रख सकते हैं, कुछ भी रख दो। एक फोर्स तो P ये क्वेश्चन में गिवन रहेगी कि इतनी फोर्स लग रही है, ठीक है ना? बस तुम उल्टे ही सीधे ही पूछोगे, पहले इतना समझ तो लो कि भैया क्या हो क्या रहा है। अगर P2 की वैल्यू उस साइड से कैलकुलेट करें तो वो भी देख लेंगे, पहले जो चल रहा है वो चलने दो। अब देखो यहां पर PA प्लस PC इज इक्वल टू P है, तो या तो आप PA इज इक्वल टू P माइनस PC रख दो, PA को रिप्लेस कर दो, तो यहां पर P माइनस PC आ जाएगा। तो PC के अंदर एक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? PC के अंदर एक इक्वेशन बन गई, आपको PC पता चल जाएगा, और जब PC पता चल गया तो PA पता चल जाएगा, ठीक? चलिए अगला, अगर किसी को ऐसे नहीं करना तो PC की जगह P माइनस PA रख दिया, PC की जगह P माइनस PA रख दिया, तो ये PA के अंदर पूरी इक्वेशन बन गई। PA के अंदर इक्वेशन बन गई तो क्या किया, PA कैलकुलेट कर लिया, जब PA कैलकुलेट कर लिया तो PC कैलकुलेट हो जाएगा। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके हम PA और PC कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? PA और PC कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो दो वेरिएबल PC और PA, दो इक्वेशंस, पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दूसरी कंपैटिबिलिटी कंडीशन, है ना? हाँ बस अब तुम रिपीट करने बोलोगे, तुम ये बताओ, रिपीट तो मैं करूंगा नहीं, तुमको जो चीज समझ में नहीं आई हो वो पूछ लो, वो मैं बता दूंगा। फालतू की चीजें पूछते हो और फिर बाद में एंड में कहते हो सर रिपीट। यू आस्क व्हाट इज योर डाउट, तुमको कौन सी चीज समझ में नहीं आई, क्या चीज समझ में नहीं आई वो पूछ लो। एक रिएक्शन निकलेगा, अगर एक रिएक्शन निकल गया तो फिर दोनों भी निकल जाएंगे। पी फोर्स को कहां कंसीडर करना है वो क्वेश्चन में गिवन रहता है, एग्जामिनर बताएगा कि पी फोर्स कहां पर लग रही है। इक्वेशन 1 में पीसी नेगेटिव क्यों नहीं, पीसी की डायरेक्शन बताओ क्या है? अच्छा इक्वेशन पीसी सपोर्ट रिएक्शन है, क्या सपोर्ट रिएक्शन इसकी एक्सियल फोर्स के बराबर है क्या? मतलब उसको ही एक्सियल फोर्स बोल देंगे क्या? नहीं ना, सपोर्ट रिएक्शन पीसी बाहर से लग रही है, ठीक है ना? अभी हम इस बार के अंदर कंप्रेशन या टेंशन नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि इस बार के अंदर क्या चल रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि इस ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और वो इस मटेरियल को पूरे के पूरे इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रख रही हैं कि नहीं रख रही हैं। हम यहां पर
बार के अंदर की फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि पीसी बार के अंदर की फोर्स है। तो पीसी नेगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि पीसी, अच्छा देखो, अगर दो तरीके हैं लिखने के, पी किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, प्लस पी, पी किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस पी, ठीक है। पीसी किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, माइनस पीसी। और पीए किस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, माइनस पीए। इन सब का समीशन इक्वल टू जीरो। ऐसे समझ में आ रहा है, ये बताइए, ऐसे समझ में आ रहा है? पीसी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, पीए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और पी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो पी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी सी। ऐसे हो गया। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि सारी लेफ्ट साइड की फोर्सेस का समीशन इक्वल टू सारी राइट साइड की फोर्सेस का समीशन। ऐसे भी कर सकते हो, तब भी एफ एक्स इक्वल टू जीरो ही रहेगा। सारी लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस का समीशन और सारी राइट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस का समीशन, है ना? क्लियर है? पी ए पॉजिटिव, पी सी नेगेटिव, देन व्हाट अबाउट पी? देखो, पी ए क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, पी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, और पी सी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना? अब ये जो पी है, अगर आप इस बार के ऊपर देखोगे तो इस बार के ऊपर पी की वजह से क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, और पी की वजह से इस बार के ऊपर आएगा टेंशन। सेकंड इक्वेशन ये रही। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेरे ख्याल से। लेंथ दोनों बराबर लग रही हैं? हाँ, बराबर ही बन गई। एक काम करते हैं, लेंथ कम ज्यादा करते हैं, एक थोड़ी छोटी एक थोड़ी बड़ी, क्या? ठीक है, यहां पर सारी की सारी टर्म्स लिख देते हैं, क्या क्या है। इसकी जो लेंथ है, लेट अस से 1 मीटर, लेंथ इज 1 मीटर, L1, A1 इसका है 100 mm², 100 mm²। यंग्स मॉडुलस E1 2 इंटू 10⁻, चलो 1 इंटू 10⁵ कर देते हैं इसका, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। इसकी लेंथ L2, ये हो गई 0.5 मीटर, इसका एरिया A2 50 mm², और इसका यंग्स मॉडुलस E2 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी, है ना? कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एट सपोर्ट्स एट सपोर्ट्स, ठीक है। सपोर्ट्स के ऊपर जो रिएक्शन फोर्सेस आ रही होंगी वो फाइंड करनी है, उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो, तो यहां पर ये वाला बार, यहां पर ये वाला बार,
ठीक है। और हाँ, फोर्स तो लगा ही नहीं है हमने इसके ऊपर। मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, क्वेश्चन में गिवन है 100 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फोर्स लगा दी P इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। ठीक, अब सपोर्ट ए पर कौन सी फोर्स लग रही है? सपोर्ट ए पर लग रही है PA और सपोर्ट सी पर लग रही है PC। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बनेगी? इक्विलिब्रियम इक्वेशन P विल बी इक्वल टू PA प्लस PC। इक्विलिब्रियम इक्वेशन P विल बी इक्वल टू PA प्लस PC। ठीक है ना? तो यहां पर P की वैल्यू क्या है? 100 किलो न्यूटन। तो इसको अभी P के टर्म्स में ही रहने देते हैं, अभी नहीं कर रहे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि ये दोनों जो सपोर्ट थे ना, ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जगह फिक्स हैं। तो यानी इस बार की लेंथ में जितना चेंज होगा और इस बार की लेंथ में जितना चेंज होगा, दोनों चेंज इन लेंथ को अगर ऐड कर दें तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या आ जाएगी? Δ1 प्लस Δ2 विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर? ठीक है, अब इसके अंदर जो फोर्स एक्ट कर रही है, मान लेते हैं दैट फोर्स इज P1, और इसके अंदर जो फोर्स एक्ट कर रही है ये मान लिया P2। ठीक है ना? तो Δ1 क्या हो जाएगा? P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां से कंटिन्यू करते हैं उसको, या अगले पेज से करें? चलो यहां पर कैलकुलेट करते हैं। P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोई बताएगा? P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाला सेक्शन है, यहां से आप इस तरफ देखो तो PA आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? PA। तो P1 इज इक्वल टू प्लस PA के बराबर आ जाएगा। और P2 देखो, P2 यहां पर सेक्शन कट करके देखो तो PC इस तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस PC। ठीक है, अब आपको अगर यहां पर कैलकुलेट करना है और इसी साइड से कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? PC, एक बच्चे ने पूछा था सर P के बारे में नहीं बताया कि P पॉजिटिव होगा या टेंशन होगा, है ना? तो जिस बच्चे ने ये डाउट पूछा था, और बाकी सारे बच्चे भी सुन लो, अगर यहां पर हम इस डायरेक्शन से कैलकुलेट करते हैं तो दो दो फोर्स ऐड करनी पड़ेंगी, PC और P2, सॉरी PC और P, ये दोनों फोर्स ऐड करनी पड़ेंगी ना यहां पर। अगर हम राइट साइड से देखते हैं तो राइट साइड से देखा, PC कैसी है? कंप्रेसिव है ना? तो यहां पर P1 क्या आ जाएगा? अगर राइट साइड से देख रहे हैं तो माइनस का PC आएगा क्योंकि वो कंप्रेसिव है, और P किस डायरेक्शन में? P अवे फ्रॉम द सेक्शन जा रहा है, ये टेंशन का हो जाएगा, तो ये प्लस P हो जाएगा अगर हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं तो। ठीक है, अब P2 के अंदर ये वाली जो फोर्स है, इस वाले बार के अंदर अगर यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये तो माइनस PC हो जाएगा क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेक्शन जा रहा है, ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है, ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर अगर P2 पर ना इस तरफ से देखें तो क्या हो जाएगा? P2 पर इस तरह से, यहां से सारी की सारी फोर्सेस का समेशन कर देते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो PA क्या है? टेंशन, प्लस PA हो जाएगा, और P क्या है? कंप्रेसिव, माइनस P हो जाएगा। ये आ जाएंगी फोर्सेस। ठीक है ना? तो मैंने पहले क्यों बताया था ऐसे कि PC की वजह से यहां पर लिख लो और PA की वजह से यहां पर लिख लो, क्योंकि दो दो फोर्सेस नहीं लिखनी पड़ेंगी ना, ऐसे में बस एक फोर्स से करके हो जाएगा काम। तो ये चीज समझ में आ गई कि यहां पर P2, ये वाला P2 कैसे आया और ये वाला P1 कैसे आया? ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इज दिस क्लियर? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? चलो बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज और, अगर P2 माइनस PC के बराबर है और अगर P2 PA माइनस P के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे ना? माइनस PC प्लस PA माइनस P, माइनस PC विल बी इक्वल टू प्लस PA माइनस P, ये बराबर होंगे? होंगे ना? ये दोनों P2 की वैल्यू बराबर ही आनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो P को इधर ले जाते हैं, PC को इधर ले जाते हैं, तो P इज इक्वल टू PA प्लस PC आ गया। ओ माई गॉड, वाओ!
ठीक है, P1 अगर प्लस PA है और P1 माइनस PC प्लस P है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। PA इज इक्वल टू माइनस PC प्लस P, PC को इधर ले आते हैं, PA प्लस PC इज इक्वल टू P। ओ माय गॉड, तो इसका मतलब ये है कि आप यहां पर फोर्स चाहे इधर से देख लो और यहां पर फोर्स इधर से देख लो, या फिर आप यहां पर इधर से देख लो, इधर से देख लो, फिर मतलब बात वही पढ़नी है। ठीक है, कहीं से भी देख लो, फोर्स वगैरह लिख लो, बस आपको ना डायरेक्शन और साइन कन्वेंशन सही लेना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो यहां पर ये प्लस, ये पीसी आ रहा है, आपने प्लस पीसी लिख दिया, ये क्या दे रहा है पीसी, इस पे कंप्रेसिव दे रहा है, कंप्रेसिव दे रहा है तो माइनस लिखेंगे बस। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो पहली इक्वेशन ये बन गई थी। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। ये मिटा दूं, रब कर दूं, ये इतना पूरा, ठीक है ना, ये मैंने रब कर दिया, इसकी आवश्यकता नहीं है, बस आपको बताने के लिए कि अगर सर उस डायरेक्शन से कर दें, उल्टा पुल्टा करें जैसा आप बता रहे हो, उसकी जगह नहीं। आपने कहा सर सीधे खड़े होके ना अच्छा लगता है, सर हम उल्टे खड़े हो जाएं तो कैसा लगेगा, तो उसका भी मैंने आपको आंसर बता दिया। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर P1 की जगह क्या लिखेंगे, प्लस PA, प्लस PA L1 अपॉन A1 E1, और P2 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस PC, तो माइनस PC L2 अपॉन A2 E2 विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं, PA L1 अपॉन A1 E1, PA L1 अपॉन A1 E1 विल बी इक्वल टू P2 L, सॉरी, हाँ, PC L2 अपॉन A2 E2, PC L2 अपॉन A2 E2। ठीक है ना, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। PA अपॉन PC कितना हो जाएगा, PA अपॉन PC विल बी इक्वल टू A1 E1 अपॉन L1, A1 E1 अपॉन L1 डिवाइडेड बाय A2 E2 अपॉन L2, ये आ जाएगा PA अपॉन PC। समझ में आई बात? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास में ना थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया, जिसकी वजह से अभी ये क्लास हम बंद कर रहे हैं। इसी के आगे जो पूरा डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।